इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कब्ज, एसिडिटी और गैस को करे कायम, कायम चूर्ण और कायम टैबलेट। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज बात करेंगे कांग्रेस को लेकर लगातार जिस तरीके से तस्वीरें आ जा रही हैं। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस के ऊपर जमकर पलटवार किया है। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद पार्टी ने उन पर तीखे प्रहार किए। कांग्रेस ने कहा कि गुलाम नबी का डीएनए मोदी में हो गया है, तो उन्होंने भी पलटकर कहा है कि कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है। दोनों तरफ जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। आखिर माजरा क्या है और ये आने वाले दिनों में क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बढ़े हैं। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुदस्सिर रेशी हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, दिल्ली से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ राकेश प्रताप सिंह परिहार हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश जी सबसे पहले आपके पास आऊंगा। राकेश प्रताप के आज दो राकेश हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा पूरा ही बोलना पड़ेगा। परिहार जी चलिए आपके पास आऊंगा, क्योंकि मामला कांग्रेस का है और जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली में चल रही हैं, सामने आ रही हैं, कुछ वैसी ही बगावत बीते दिनों वहां भी देखने को मिली। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है, चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो, चाहे जम्मू कश्मीर की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे पंजाब की हो। वहां पर आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कि क्या ऐसी ही कुछ तस्वीरें आने वाले समय में वहां भी देखने को मिल सकती हैं? जी संजय जी नमस्कार, और नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निश्चित तौर पे मुद्दा तो गंभीर है, और रही जहां तक छत्तीसगढ़ की हम बात आपने कही जी, तो छत्तीसगढ़ में दो ही राजनीतिक दलों की यहाँ पर संगठन है और पार्टियां हैं जो मजबूत हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। निश्चित तौर पे बीते कुछ महीनों में 2.5 साल का जो फार्मूला था उसको लेके बहुत सारी घटनाक्रम आई, और कई बार ऐसा लगा कि यहाँ पर भी विद्रोह हो सकता है। लेकिन अन्य राज्य और छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी भिन्नता ऐसी है संजय जी कि चूंकि यहाँ पर कांग्रेस जो है लगभग 65 से 64 सीटों पे, यहाँ पर 1/3 से ज्यादा सीटों पे यहाँ पर चुन के आई है, इसलिए यहाँ पर वो चीजें तो अभी नजर नहीं आती है। लेकिन अगर यही चीज परिस्थितियां आगे बढ़ती है और या राकेश जी ऐसा कहें कि वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं उनका कार्य अब ऐसा हो गया है कि जनता के बीच में जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, शायद कहीं उन्हीं के अंदर जो पार्टी का विपक्ष है वो कमजोर हुआ है। निश्चित तौर पे जब जितने संख्या बल होना चाहिए विपक्ष का किसी भी राज्य में, अगर संख्या बल विपक्ष का कमजोर होगा तो विपक्ष से उठने वाली आवाजें कमजोर होंगी। और यहाँ तो अपनी पार्टी के ही विपक्ष की बात कर रहे हैं वहां, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में एक बड़ा विपक्ष था। जी नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि जब चुनाव खत्म हुए तो प्रमुख दावेदारों में टी.एस. सिंहदेव साहब थे और भूपेश बघेल साहब थे। लेकिन एक अंदरूनी तौर पे ये फार्मूला बाहर तो निकल के कभी आया नहीं, लेकिन ये अंदरूनी सूत्रों से फार्मूला हमेशा चर्चा में रहा कि 2.5 साल का जो फार्मूला था उसको लेके आपको भी इस बात की जानकारी है कि यहाँ से विधायक जो है मूव करके वहां गए और हाईकमान के सामने प्रदर्शन हुआ। तो निश्चित तौर पे सारा कुछ सामान्य तो यहाँ नहीं है, लेकिन आवाज यहाँ दबी हुई है। चूंकि इसलिए दबी हुई आवाज है कि यहाँ पर जो है 1/3 से ज्यादा विधायक जो है कांग्रेस के चुन के आ गए हैं, और विपक्ष में वो दम नहीं दिखा कि जो यहाँ पर मुद्दों को उठा सके। दूसरी इतर बात मैं कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी इतर बात कहना चाहता हूँ मैं, कि ये जो भी कांग्रेस के अंदर चल रहा है, निश्चित तौर पे संगठन में बहुत बड़ा मसले हैं जिसको लेके ये आवाजें उठ रही हैं। लेकिन मुद्दा ये क्या नैतिकता का है, सिद्धांत का है, जिसको लेके सारे लोग जो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, क्या वही हित है? अगर मुद्दा सिद्धांत का है, नैतिकता का है, तो कांग्रेस छोड़ने के बाद जो एक अलग ही विचारधारा है, एक जो सालों साल तक जो जिन लोगों ने उस विचारधारा की राजनीति की, सत्ता में रहे, राजनीति की सालों साल, और वो एक कांग्रेस को छोड़ने के बाद एक ऐसी विचारधारा के साथ चले जाते हैं जिससे इस विचारधारा और मतलब मेरा कहने का मतलब है सेंट्रलिस्ट और जो राइट विंग है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता ये सिद्धांत की लड़ाई है। निश्चित तौर पे सत्ता से बाहर है कांग्रेस आज, इसलिए जो है आवाजें जो है प्रमुखता से
जो है हाईकमान के खिलाफ उठ रही है। मुखर हो रही है। जी बिल्कुल। जी। हमारे साथ मुदस्सिर रेशी हैं जम्मू कश्मीर से। मुदस्सिर जी, आप बताएं कि क्या स्थिति है आजकल जम्मू कश्मीर की, और गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो लेकर टिप्पणियां आई हैं, बड़ी बड़ी टिप्पणियां की गई हैं उनके ऊपर, आपको क्या लगता है कि उसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, या वास्तव में कांग्रेस अपनी जगह ठीक है और कांग्रेस जो कर रही है वो जम्मू कश्मीर के लोग समझ रहे हैं? क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर की जो आगामी राजनीति है वो किस ओर जाएगी? जी कांग्रेस की बात करें, पहले उस पे आएंगे हम, फिर मैं बताऊंगा आपको कि जम्मू कश्मीर में अभी कांग्रेस का क्या कैसी स्थिति है, क्या है। तो अगर हम आज की बात करें, जैसे आज गुलाम नबी आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और जैसे उन्होंने अपने जो उनके मतलब जो उनकी दूरियां थी या जो जो भी उन्होंने चिट्ठी में लिखे थे, या जो राहुल गांधी के साथ उनके जो अनबन थे वो कहीं मैच नहीं हो रहे। और कहीं ना कहीं जैसे कि उसने एक पत्रकार के सवाल में उसने ये भी जवाब दिया, जैसे उसको पूछा गया था कि कांग्रेस का रिवाइवल कब कब तक होगा, उन्होंने कहा कि अभी उसमें 50 साल भी लगते हैं या उससे 30-40 साल तो लगेंगे ही रहेंगे। ये तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अभी रिवाइवल के मोड में नहीं है, अभी उसमें टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं मतलब एज पत्रकारिता के हिसाब से अगर हम देखें, कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स हैं जिनको आप कहीं मतलब टेन्योर उतना नहीं बचा है उम्र के तकाजे से भी, चाहे कपिल सिब्बल की बात करें या दूसरे अन्य नेता जो पार्टी से निकले, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अभी कांग्रेस में टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं तब तक हमें मतलब क्या पता कि जिंदगी हमारी उतनी ना बचे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो मतलब इसीलिए कहीं ना कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, ताकि उनका जो पॉलिटिकल करियर है इतना बड़ा उन्होंने योगदान दिया है, जैसे गुलाम नबी आजाद है, कपिल सिब्बल जी, इतने बड़े नेता हो के अब मतलब वो विपक्ष में है और कहीं से नहीं लग रहा है कि उनका रिवाइवल अभी हो पर सकता है कांग्रेस मुदस्सिर भाई पार्टी वो का। कह रहे थे कि मेरा अपमान हो रहा है लगातार, मेरी बातें नहीं सुनी जा रही है। बिल्कुल, देखो ये चीजें तो होनी है जब आप कोई भी पार्टी छोड़ते, ये हमने आज नहीं देखा, ये हमने इससे पहले भी कई बड़े बड़े नेता जब पार्टी से निकलते हैं तो निकलने में उनको ये चीजें बोलनी पड़ती है। और ये भी हम ये नहीं कहेंगे कि जो उनके साथ हो रहा है वो मतलब वाकई में सच मतलब क्या हो रहा है वहां पे, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस एक्सपेरिमेंट पे है अभी, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, कहीं ना कहीं उनके ये भी सवाल उठ रहे थे पिछली बार कि अब राहुल गांधी को नए चेहरों को मौका देना पड़ेगा। तो मतलब वो भी बात हो सकती है कि क्या उनको ये जो उनके सीनियर लीडर्स हैं उनको साइड लाइन करके राहुल गांधी चाहते कि लेकिन नई लीडरशिप को आगे लाए, जो आज इनके सीनियर अच्छा लीडर्स को मुदस्सिर रास भाई, नहीं आ नई रही। लीडरशिप में बात हुई है, मैं कुछ नाम आपको गिना रहा हूँ, ये नई लीडरशिप नहीं लगती। जरा देखेंगे, खुशबू सुंदरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीसी चाको, अभिजीत मुखर्जी, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, कीर्ति आजाद, बहुत सारे नाम हैं, अश्वनी कुमार, रिपुन बोरा, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई, जेवीर शेरगिल। उसके अलावा उससे पहले भी जो लोग गए, वीरेंद्र सिंह, जगदम्बिका पाल, जी के वासन, सतपाल महाराज, राव इंद्रजीत सिंह, दुनिया भर के आप देखेंगे बहुत सारे नाम हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आपके यहाँ भी हैं, अब्दुल गनी वकील हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। और ये सारे मुझे नहीं लगता कि केवल इस बात से गए हों कि राजनीति में हमें जो है उस तरीके की स्थितियां नहीं है या उनको तलाश रही है कि दूसरा कोई मंच मिल जाए, लेकिन उनके पास तो भी बहुत स्थिति। ठीक है, 10-12 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर ये सवाल हो सकता है कि शायद उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एक समय तक अभी कोमा में रहेगी या अभी आ नहीं पाएगी या कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी। लेकिन हर एक आरोप एक जैसे है सबके कि हमें मिलने नहीं दिया जाता। जो इनके सीनियर लीडर्स हैं उनको वो रास नहीं आ रही है। और अगर हम देखें कि जैसे आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में इस चीज की इस चीज का क्या सूरत हाल है या इस चीज का क्या अंजाम आएगा, कहीं ना कहीं मतलब गुलाम नबी आजाद कहीं ना कहीं कदावर नेता है, उनका कद है राजनीति में। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं उस चीफ मिनिस्टर की यहाँ पे उनकी ये जो है जो 3 साल दिए थे उस टाइम 2008 से लेकर, तो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि थी वो कहीं ना कहीं बाकी जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनके हिसाब से उनकी छवि यहाँ साफ है। लेकिन अभी जो उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं
उनके साथ जो इनकम्बेंसी है, क्योंकि वो पिछली बार यहाँ पे मिनिस्टर रह चुके हैं या जो लेजिस्लेटर एमएलए रह चुके हैं, कहीं ना कहीं वो मतलब थोड़ा बहुत उनमें जो उनके साथ लीडर भी मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उतना वो मतलब पावरफुल उतना नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पे उतना बड़ा चीज बहुत बड़ी चीज कर पाएंगे। क्योंकि हाल ही में इतनी सारी पार्टियां यहाँ पे बन रही हैं, पीडीपी से निकल के पार्टियां बनी या दूसरी जगहों से बन के पार्टियां निकली, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे यहाँ पे पीडीपी है, बीजेपी जम्मू में सक्रिय है। तो उतना यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद का यहाँ आना और उनका यहाँ पे कोई वो दबदबा होगा, उतना भी उनका यहाँ पे यहाँ की कांग्रेस को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता उस चीज। तो कांग्रेस को फर्क पड़ता नहीं दिखता आपको? जी मुदस्सिर भाई। यहाँ पे बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ की रीजनल पार्टीज की बात करें, यहाँ पे तो रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं और कांग्रेस के जितने भी ये जो अभी उनके साथ 5 एमएलए मिल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं वो पिछली बार एमएलए रह चुके हैं वहाँ, कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम्बेंसी है उतना वो प्रभावशाली यहाँ पे मतलब उतने कदावर लीडर यहाँ पे वो नहीं है कि जो कह सके कि वो अगली बार भी आ सके हैं। तो क्योंकि जहाँ पे अगर मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में मुकाबला यहाँ पे, अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में जो पीडीपी बीजेपी अपनी पार्टी और पीसी है, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव ज्यादा है। और बीजेपी जम्मू में बीजेपी का पूरा, क्योंकि पिछली बार भी उन्हें 2014 में 24 या 25 सीटें ली थी, तो कहीं ना कहीं उनका ही लग रहा है भारी होगा और गुलाम नबी आजाद उतना यहाँ पे प्रभावशाली नहीं हो सकते। चलिए परिहार जी, अगर आप देखें कांग्रेस की स्थिति को, क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, चाहे वो छत्तीसगढ़ को लेकर हो, आखिर ऐसी स्थितियां कांग्रेस में ही आजकल की हो रही हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता, और वो युवा भी हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, और वास्तव में उनका अपना एक कद भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप केवल वो इसलिए ही गए, कि कुछ तो ऐसा है जो एक तालमेल है वो नहीं दिखता, क्योंकि आरोप सबके एक जैसे हैं कि हमारी कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो नहीं सुनी जा रही थी। तो क्या जो नया एक कोई कोकस बना हो या कुछ नए लोगों की कोई ऐसी टीम आई हो जिसने वास्तव में वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ कर दी कि जो राहुल गांधी है या सोनिया गांधी है या और भी जो हाईकमान के लोग हैं उन तक उस तरीके की स्थितियाँ, उस तरीके की परिस्थितियाँ, उस तरीके की जानकारी ना पहुँचाई जा रही हो, इस तरीके के भेदभाव कहीं ना कहीं चल रहे हो? क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ अपने आप में संभला हुआ है, लेकिन आए दिन खबरें वहां से भी ऐसी आती है कि बगावत जोरों पर है, और शय किसकी होती है? संजय जी इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? जो आपने 3 नाम लिए, जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह जी, ये तीनों ही राहुल गांधी के कोर ग्रुप में रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी साथ में अपनी पढ़ाई तक की, एजुकेशन तक की है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो वे कॉमन फैक्टर बाहर निकलने के बाद वो कहते हैं कि हमको समय नहीं मिला या हमारी बात नहीं सुनी गई है या हमसे मतलब कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, ये मुझे नहीं लगता है। और ये तीनों फैक्टर में कॉमन चीज क्या है? जतिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ते हैं, ज्वाइन बीजेपी करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार गिराते हैं मध्य प्रदेश की और केंद्रीय मिनिस्टरशिप लेते हैं केंद्र में। रही बात आरपीएन सिंह साहब की, झारखंड के प्रभारी थे, स्वतंत्र प्रभार था, उनके पास प्रभाव था। तो ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये कॉमन। अच्छा, बाहर निकलने के बाद आखिर वो बोलेंगे क्या कि हम क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या वो ये बोलेंगे कि हमको जो है लाभ नहीं मिल रहा सत्ता का? जैसे आपने अभी इनकी बात की, आरपीएन सिंह साहब की या ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की या जतिन प्रसाद साहब की, ये दोनों टर्म ओवर में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी यूपीए 1 और 2 में, दोनों में ये मंत्री रहे। उसके बाद भी जैसे ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो ये कांग्रेस छोड़ दिए। तो इसके पीछे मूल वजह जो हम लोग जो समझते हैं, पत्रकार की नजरिए से जो हम लोग समझते हैं, प्रेशर भी होता है सत्ता के लिए या सत्ता के में बने रहने के लिए महत्वाकांक्षा भी होती है। तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस में दिक्कतें हैं। दिक्कतें इस बात को लेके हैं कि पिछले 22 सालों से कांग्रेस के अंदर चुनाव नहीं हुए। सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रही, फिर राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए। पर यह भी कहना जो आजकल एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि कांग्रेस में चुनाव नहीं होते। अगर आप 1948 से लेके अगर 2017 तक देखें तो गांधी परिवार के अलावा लगभग 11% जो है वो नान गांधी परिवार से रहे।
तो दिक्कतें मेरे हिसाब से जो हम लोग समझते हैं, एक पत्रकार के नजरिए से समझते हैं, वो ये है कि सत्ता में बने रहना और सत्ता के लिए सारे जो संघर्ष हैं, ये सब उसकी परिणति है। सिद्धांतों की लड़ाई तो कहीं दिखती नहीं है, क्योंकि सिद्धांत अगर होता तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 50 साल राजनीति में दे दिए हों और वो उन मूल सिद्धांतों को छोड़ के अलग हो जाए, अलग पार्टी बना ले, या अपने से परस्पर जो विचारों बिल्कुल विपरीत विचारधारा में अच्छा चला राकेश जाए भाई, मैं और यही वहां कह जाकर रहा हूँ, राजनीति ये करने बात लगे। बिल्कुल ठीक है जी। कि कहीं ना कहीं कुछ क्या कहें बाहर जाके, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक साथ लाइन लग गई हो? उसके और पीछे ऐसा भी कहा जा रहा है अभी और बड़े चेहरे आने वाले हैं सामने। निश्चित तौर पे आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे। देखिए, तो क्या सबकी अगर महत्वाकांक्षा है केवल राजनीति की कि हमें पद मिले, एक जगह मिले केवल? देखिए राजनीति की तो अगर हम परिभाषा आज के वर्तमान स्वरूप में देखें, हाँ। तो एकमात्र जो है वो है सत्ता या पद। इसके अलावा सैद्धांतिक लड़ाई कहीं है नहीं। आज आप देखिए बीजेपी में बीजेपी का नारा था कांग्रेस विहीन भारत का, लेकिन आज बीजेपी जो है कांग्रेस युक्त हो गई है। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई सिद्धांतों की लड़ाई है। निश्चित तौर पे पद के अंदर बहुत, भाई हम राजनीति में आते क्यों हैं? हम इसलिए आते हैं कि हमें हमारी जो महत्वाकांक्षा है, जो पदों को लेके है या सत्ता में रहने के लिए जो महत्वाकांक्षा है, उसमें हम आगे आए। अच्छा और अगर राकेश जी, हमको अगर एक आगे चीज आते हुए नहीं बताइए, दिखते हैं, राकेश जी एक चीज बताइए, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। एक छोटी सी बात है कि जब चुनाव आते हैं तो वही कांग्रेस है, कोई भाजपा वालों को लेकर टिकट देती है, वही भाजपा वो कांग्रेस वालों को देती है। तो उसमें एक कह देना कि इसका उसमें गया, इसका उसमें नहीं गया, भगदड़ किसके यहाँ सबसे ज्यादा है, सवाल ये रहता है। देखिए एक बात तो ये भी तय है कि कांग्रेस ने 70 साल इस देश में शासन किया। हाँ, जब इमारतें पुरानी होती हैं तो उसको रेनोवेशन की जरूरत पड़ती है जी, और रेनोवेशन समय की रहते यही अगर बात हो रही रेनोवेशन है ने- कि जो बिल्कुल, रेनोवेशन समय की रहते बात अगर करी रेनोवेशन- जा रही थी, तो शायद उस पे जो है कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए मैंने संजय जी आपसे पहले ही कहा कि ऐसा नहीं है कि संगठन के अंदर जो है वो दिक्कतें नहीं है। कांग्रेस के संगठन के अंदर दिक्कतें हैं। अगर दिक्कतें नहीं होती तो कांग्रेस में ये चुनाव, जो अध्यक्ष के चुनाव है, वो मतलब निरंतर आगे बढ़ते नहीं रहते। वो अपने समय हिसाब से वो हो जाती है। भी जो जितने भी इनकी बैठकें पूर्व में हुई वो उन पे अमल करते, तो अमल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। इस दिक्कतों को जो भी वरिष्ठ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी पार्टी में अपने जीवन के 50 साल, 20 साल, 15 साल देते हैं और अगर उन देने के बाद आप जब पार्टी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, उस समय अगर आप पार्टी छोड़ देते हैं, तो सवाल दोनों तरफ खड़े होते हैं, चाहे वो पार्टी में रहने वाले लोग हो या पार्टी में जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। दोनों के साथ ये दिक्कतें हैं कि समन्वय और सामंजस्य। राकेश जी, ये भी कहा जा रहा है, आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के अगर टिकट तय होने हैं तो वो ऐसे व्यक्ति बैठ के टिकट तय कर देते हैं जिसको ये भी नहीं पता कि रायपुर कहाँ पे है। ऐसे भी आरोप लगातार लग रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन ये बात आपको मैं बताऊं कि पिछले जो हम लोग तो 90 के 90 सीटों पे हम लोग भ्रमण करते हैं। पिछले चुनाव हमको बताएं कि कोई भी जो भी कांग्रेस की सूची बनी, इक्का दुक्का मतलब 10% सीटों को अगर हम छोड़ दें तो निश्चित तौर पे केंद्र से जो हाईकमान है उनके सबके सर्वे होते हैं। सर्वे होके हर विधानसभा से 2 से 3 नाम जाते हैं, फिर देन एक कमेटी बनती है और कमेटी जो है सारी चीजों सिलेक्शन करती है। तो ये एक परसेप्शन भी है। हम बहुत लोग बहुत नजदीकी से सारी चीजों को समझते हैं और जानते हैं। चलिए राकेश जी, आप तो वहाँ पर बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी भी है। एक आरोप ये भी लगता रहा है कि जो मिलने का समय है वो नहीं मिल पाता बहुत सारे लोगों को। कितने लोगों को आप जानते हैं कि जो चाहते हैं जब चाहे मिल लेते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, देखिए ये बात सत्य है कि दिक्कतें इसलिए हुई कि जब संगठन का विकेंद्रीकरण ना होकर अगर केंद्रीकरण हो जाए और वो कमान किसी मतलब सारे ऑर्डर किसी एक व्यक्ति की तरफ से निकलेंगे, तो ये दिक्कतें जो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, निश्चित तौर पे यही दिक्कत तो है जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जी बिल्कुल, मतलब प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, ये जरूरी नहीं कि एक ही खेमा। छोटी सी बात, देखिए क्या दिक्कतें तब ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई पार्टी सत्ता के बाद। देखिए आप बीजेपी की बात करिए, शंकर सिंह बघेला कौन थे?
आप देखिए, क्या वो बीजेपी से टूट के अलग नहीं हुए? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत वरिष्ठ लोग हैं जो जब पार्टी सत्ता में नहीं होती है या सत्ता की पर राकेश भाई बढ़ती लाभ है, कहाँ तो लिया उन लोगों का? जी लाभ कहाँ ले पाई कांग्रेस उन लोगों का? नहीं भाई, हाँ ये बात, ये पहलू दूसरा हो सकता है, एक विषय दूसरा हो सकता है एक बहस का, जी। इस पे चर्चा एक अलग से की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि मतलब कांग्रेस में इतनी भगदड़ इसीलिए है कि पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है वो। अगर कांग्रेस इस सत्ता में आ जाती तो आपको लगता है ये भगदड़ होती? या ये जिन लोगों ने सत्ता ये पार्टी छोड़ के गए हैं, ये क्या पार्टी छोड़ के जाते? जहां पर सत्ता आनी चाहिए थी वहां भी भगदड़ मची हुई थी और हर किसी की एक ही बात थी कि मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, समय ही नहीं दिया जा रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या लगता है आज आपको, आज गुलाम नबी आज़ाद जी जमकर बरसे और बहुत सारी पीड़ा उन्होंने जाहिर की, लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मुदस्सिर ऋषि भी हैं, राकेश प्रताप सिंह भी हैं, उन लोगों का कहना है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब जरूरत थी तो आप कहां गए? कैसे आप देखते हैं राकेश जी, और आज का बरसना आपको कैसा लगता है? आज बारिश भी तेज ही है यहाँ पर जी। संजय जी, ये समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। सीताराम केसरी जी से शुरू करें, जितेंद्र प्रसाद जी से शुरू करें, सुखराम जी से शुरू करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से शुरू करें, हेमंत बिस्वा शर्मा जी से शुरू करें, अभी जतिन प्रसाद जी उत्तर प्रदेश में आए उनसे शुरू करें। शुरुआत कहाँ से करें? सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आखिर कांग्रेस में सोनिया गांधी, राजीव गांधी जी के निधन के बाद से जो स्थितियां पैदा हुई, क्या उन स्थितियों के लिए ये जो नया गांधी परिवार है वो जिम्मेदार नहीं है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के ताकतवर नेता थे कांग्रेस के पास, और वो नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खासा प्रभाव रखते। उन्होंने कांग्रेस छोड़ते हुए ये कहा कि राहुल गांधी जी मिलने का टाइम नहीं दे रहे थे, और जब मिलने का समय दिए बड़ी मशक्कत करने के बाद तो वो बात नहीं सुने, बल्कि कुत्ते को बिस्किट खिला रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस छोड़े तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी अपमान की बात की। गुलाम नबी आजाद भी वही बात कर रहे हैं जो इसके पहले के नेताओं ने किया। हम G23 की बात कर रहे हैं, तो आखिर G23 का गठन क्यों हुआ? उस G23 से अभी तक कितने लोग बाहर चले गए? गुलाम नबी आजाद जी की तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रखा गया वो ये रखा गया कि फैसले जो है राहुल गांधी के पीए कर रहे हैं और उनके अधीनस्थ कर्मचारी कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस में, जिस कांग्रेस में इंदिरा जी फैसला करती थी, जिस कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी और अहमद पटेल जैसे सलाहकार थे, क्या उस कांग्रेस में कि अब ये स्थितियां पैदा हो गई हैं कि वहां फैसला ऐसे लोगों से लिया जाता है जिनका संगठन से कोई लेना देना नहीं है? आनंद शर्मा जी का कहना था कि कांग्रेस कार्य समिति में चापलूस लोग इतना जोर जोर से बोलते हैं कि अपना विषय नहीं रखा जा सकता। तो आखिर कांग्रेस के वो नेता, अच्छा गुलाम नबी आजाद की जहां तक बात होती है, गुलाम नबी आजाद ने आज जो कुछ भी कहा है वो हम ये मान के चलते हैं, ठीक है वो कांग्रेस छोड़ते उन्होंने इतनी बातें कही, लेकिन क्या ये गुलाम नबी आजाद की उन बातों को भूल जाना चाहिए कि जब कांग्रेस में एक बहुत बड़ा तबका था जो सोनिया गांधी को कांग्रेस से बाहर रखना चाह रहा था, तो गुलाम उस समय नबी पर सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी सबसे शुरुआत की पहले थी। गुलाम नबी आजाद वहां पे कवच बन के खड़े हुए थे। और आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस पावरफुल पोजीशन पे हैं, यदि उस दौर में गुलाम नबी आजाद जैसे नेता नहीं अड़ते तो आज ये गांधी परिवार यहाँ नहीं होता और कांग्रेस एक नए स्वरूप में होती, या तो केसरी बहुत स्वरूप सारे में हैं, होती कपिल या सिब्बल भी उन्हीं नरसिम्हा एक राव नेताओं स्वरूप में एक रहे हैं, कपिल सिब्बल रहे हैं, उसके अलावा वीरेंद्र हाँ, सिंह रहे थे, ऐसे बहुत सारे अब चेहरे कपिल हैं, सिब्बल दिग्विजय जैसा सिंह व्यक्ति, रहे कपिल हैं। सिब्बल ये वो लोग हैं जो वास्तव में पिलर की तरह खड़े रहे उस दौरान। कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति जो हर जगह पर कोर्ट में आपके लिए एक मुस्तैदी से खड़े होने वाले वकील थे, आखिर वो समाजवादी पार्टी में क्यों चले गए? शशि थरूर को आखिर ऐसी क्या आन पड़ी कि वो विदेश में रहते हुए देश में आए और कांग्रेस के साथ मिलकर, एक नई कांग्रेस के साथ मिलकर एक विकास की सोच लेके आए थे? आज उनको नरेंद्र मोदी की प्रशंसा क्यों करनी पड़ रही है? ये ऐसे विषय हैं जिन पर कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है, और कांग्रेस को नहीं, गांधी परिवार को चिंतन करने की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद ने एक दूसरी अच्छा, महत्वपूर्ण एक बात और ये की। देखिए राकेश जी, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। हर कोई ये कहता है कि राहुल गांधी बड़े एकदम डायनेमिक हैं, लड़ाका हैं, चीज़ों को करना चाहते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग करने नहीं देते, कुछ लोग जानकारी सही नहीं देते। तो वो जो कुछ लोग हैं, पूरा का पूरा हर किसी ने सवाल तो वहां उठाया। किसी ने ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी कुछ नहीं सुन रही, किसी ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी तो बिल्कुल भी कुछ करते ही नहीं और बिल्कुल एकदम सब खत्म कर रखा है ना। हर किसी के आरोप किसी पर्टिकुलर टीम को लेकर लगे हैं। आप याद करिए, जब राहुल गांधी को महासचिव बनाया गया कांग्रेस का, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो एक कांग्रेस के अंदर दो धाराएं तैयार की, एक युवाओं की धारा तैयार की और एक अपनी धारा तैयार की। अपनी धारा से तात्पर्य था जो उनसे पहले से जुड़े हुए लोग थे, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अनुभवी लोगों को किनारे करना शुरू कर दिया। उस समय भी आप देखिए कि तीखे स्वर उपजे थे, लेकिन तभी उसी दौरान सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके अहमद पटेल जी को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करते हुए फिर बाद में उनको कोषाध्यक्ष बनाया। आप ये देखिए कि उसी दौरान से ये सारी बातें आनी शुरू हो गई थी। देखिए, कोई भी संगठन अनुभव और युवा, इन दोनों के सामंजस्य से ही चलता है। भारतीय जनता पार्टी में भी यदि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में इस स्थान तक पहुंची है तो उसका यही कारण है कि उसने अनुभव को आगे रखा और काम करने वालों को पीछे रखा, यानी युवा तबका को। और भारतीय जनता पार्टी दो लोकसभा सीटों से 303 सीटों तक पहुंची है। हम ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी 450 से ज्यादा सीटें जीतती रही हो भारत में, वो कांग्रेस पार्टी आज ऐसी स्थिति में क्यों खड़ी हो गई है। रही बात यदि हम 2004 से 2013 तक के शासनकाल की कांग्रेस की बात करें तो हम उसको उपलब्धि इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार हुआ, और जब बड़ा माहौल तैयार हुआ तो उस माहौल में जनता सीधे सीधे भाजपा के खिलाफ थी और देश में कोई दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण उसने कांग्रेस को चुना। 2004 से 9 तक, 9 में यदि 8 में या 8 या 9 के दौरान माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी स्वयं को पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुला के और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं चुनते, अपने आप को निर्वाचित नहीं करवाते, तो 2009 में कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल होती। लेकिन जिस जनता की मानसिकता भाजपा के खिलाफ थी, जनता लालकृष्ण आडवाणी जी को पीएम नहीं बनाना चाहती थी, वो जनता फिर भाजपा के खिलाफ गई और कांग्रेस को दूसरे टर्म पे सत्ता मिली। वही कांग्रेस को 2013 में ऐसी कौन सा चमत्कार हो गया कि 10 साल में सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में जमींदोज होना पड़ा। कारण यही था कि जनता को एक बड़ा विकल्प मिला, और जनता को जब विकल्प मिला तो उसने कांग्रेस को साइड कर दिया। बिल्कुल यही बात है आप राकेश देखिए जी कि कहीं ना कहीं विकल्प की राजनीति है, और जिन लोगों को राजनीति करनी है उन्हें मंच तो चाहिए ही, अपना नहीं तो दूसरा। जनता को विकल्प मिला है, उन जगहों पर कांग्रेस का नुकसान हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो। हर वो राज्य देखिए जहां क्षेत्रीय पार्टियां तैयार हुई हैं और वैकल्पिक रूप से खड़ी हुई हैं, वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इसलिए आ पाई क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस खुद को विकल्प के रूप में राज्यों में कैसे स्थापित करेगी। संजय जी, बिल्कुल, जो छोटे जो नेता थे उनके जो हैं उन्हें बढ़ाने के लिए कैसे देखें। लेकिन बात तो वही है कि हर किसी के यहाँ पर इतने ज़्यादा विवाद हैं कि लगातार जो तस्वीरें हैं वो बड़ी अजीब सामने आती हैं। आरोप प्रत्यारोप आपस में ही है, कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर एक और कांग्रेस का विपक्ष, ये लगातार चला है। एक अंतिम सवाल मुदस्सिर रशीद जी, समय कम है, 1 मिनट में बात रखिएगा। क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो इस्तीफा हुआ है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव की हाट है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी ये अभी वोटिंग का भी जो नया कानून आया है कि यहाँ पे 25 लाख वोट फिर से मतलब जोड़े जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और कहीं ना कहीं अब ये भी दर्शाता है कि गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा देना, और उस टाइम पे इस्तीफा देना जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की चर्चा हो रही हो और वो शुरुआत कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुझे बहुत जगहों से ये भी ऑफर भी आ रहे हैं कि हम नेशनल पार्टी भी बनाएंगे, और कहीं ना कहीं वो शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही करना चाहेंगे क्योंकि वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जब शुरुआत यहाँ से होगी और मैं यहाँ पे एक अच्छा विकल्प बन के निकलूंगा, और जो मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। जी जी जी, नहीं बिल्कुल मुदस्सिर भाई, ये भी है क्योंकि यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी
तो उसी बीच में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, ये सवाल भी लगातार है। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के खामियाजे को नकारने की कोशिश में है, वहीं गुलाम नबी आज़ाद फिर से अपने आप को खड़ा करने के लिए तल्ख शैली में जवाब दे रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहेंगे, लेकिन इसमें और कौन से चेहरे अभी शामिल हो सकते हैं ये देखना होगा। और यही महत्वपूर्ण एक सवाल खड़ा है कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो आने वाले समय में गुलाम नबी आज़ाद साहब का साथ देते नजर आ सकते हैं। इस चर्चा खास में इतना दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। इस डिस्ट्रिक्ट से पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराए, वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्री लांसर थे कुछ साल पहले 70